सुल्तान का टाइटल, ठीक है, इसे मिला हुआ था या खुद लिया हुआ था, ये लोग भी बोलते थे। तो ये जो सुल्तान का जो टाइटल है, सुल्तान जो एक जीता हुआ है ना। अब देखो सुल्तान का जो टाइटल है वो इन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि जो इसके नॉबल्स थे, जो इसके वो होते थे नॉबल्स, आपको मैंने बताया था नॉबल्स थे, उनके ऊपर और सोल्जर्स, ठीक है, नॉबल्स जैसे आप समझो आज के टाइम पे ऑफिसर्स, आईएएस, ठीक है, और सोल्जर्स जो है वो जैसे मिलिट्री ऑफिसर। तो जो सोल्जर्स थे, नॉबल्स थे, इनके ऊपर कहीं ना कहीं ये अपने आप को, इनके मतलब ये होता है ना कि कई बार क्या होता है, कुछ राजा जो है वो नॉबल्स और सोल्जर्स से थोड़ा कम डर, मतलब कम उससे प्रभाव में आते हैं। तो ऐसा नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी जो था इनको बिल्कुल डरा के रखा हुआ था उन्होंने, ये बिल्कुल उसके जो कंट्रोल में थे। नेक्स्ट है, तो अलाउद्दीन जो है इसने, मैंने आपको बताया था अलाई दरवाजा भी, अलाई दरवाजा क्या है, तो एक तरह से ये एंट्रेंस गेट है फॉर कुतुब मीनार, एंट्रेंस गेट, जिसको नाम दिया इसने अलाई दरवाजा, ठीक है। अलाई दरवाजा किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, और वो एक एंट्रेंस है कुतुब मीनार की। और अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अपने टाइम की, अपने समय की जो लड़ाई थी वो कॉन्क्वर्ड किया था इन्होंने गुजरात। ये क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले कहाँ पर विजय प्राप्त की थी? गुजरात। सो फर्स्ट जो लड़ाई थी और विजय की थी, उसको मतलब जीता था, वो था गुजरात, ठीक है। और वहाँ की गुजरात की जो राजा की वाइफ थी, ठीक है, उससे उसने शादी कर ली थी, ठीक है। देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसका जो कैरेक्टर है वो ऐसा ही है, ठीक है, आपको में थोड़ा आइडिया होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा शादियां वगैरह इसने बहुत की थी, ठीक है। गुजरात का जो राजा था उसकी वाइफ से भी इसने शादी कर ली, कमला देवी, उसका नाम था कमला देवी, ठीक है। और इसने मलिक काफूर, ये नाम मैंने बताया है, तो मलिक काफूर जो है ये भी इसको यहीं से मिला था और ये इसके साथ चला गया, ठीक है। अब मलिक काफूर जो है वो इसकी लाइफ में एंट्री कर गया, ठीक है, जब ये गुजरात में आया था विजय, तब की बात है ये, ठीक है, 1299 की 1290। तो ये इम्पोर्टेंट है दोनों ही क्वेश्चन की, पहले विजय कहाँ प्राप्त की? गुजरात में, ठीक है, और दूसरा ये कि मलिक काफूर उसको वहां मिला। एक बार क्वेश्चन आता है कि मलिक काफूर जो है वो किस विजय के दौरान, तो गुजरात विजय, पहली विजय थी उसकी, तो मलिक काफूर यहाँ से। और इसके बाद जो है वो इन दोनों ने मिलकर, मलिक काफूर ने काफी ज्यादा जो है कंधे से कंधा मिलाया और कहीं ना कहीं मलिक काफूर ने पूरा साथ दिया अलाउद्दीन खिलजी का हर लड़ाई में। तो इसने उनके बाद जो है वो रणथंभौर, राजस्थान, चित्तौड़ राजस्थान, रणथंभौर, चित्तौड़ राजस्थान, मालवा मध्य प्रदेश। देखिए ये जो है साइट्स, चाहे मालवा है, चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो एक रीजनल प्रिंसली स्टेट्स थी, मतलब क्षेत्रीय रियासतें, इनको भी, इन राजपूतों को भी ये बार बार जो है कैप्चर करते थे, बार बार बाहर आते थे। क्यों? क्योंकि ये गढ़ थे, ठीक है, राजपूतों के बिल्कुल नजदीक, तो इनको तो ये कैप्चर करते थे। तो मलिक काफूर जो था उसको पहली बार इन्होंने साउथ भेजा था,
ठीक है। ये जो मलिक कफूर है इसको पहली बार इसने साउथ भेजा था। मलिक कफूर वॉज सेंट टूवर्ड्स, देखिए नॉर्थ को तो पिक्चर किया ही था, बट साउथ की ओर भेजा था ताकि इनकी जो क्षेत्र है वो एक्सपेंड हो सके, फैल सके, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का राज फैल सके। इसलिए मलिक कफूर ने इसको साउथ की ओर भेजा। देवगिरी को पहले से था तो उसको और ज्यादा जो दक्षिणी राज्य है वहां पर विजय प्राप्त कर सके। अब इसमें आपको पहले ही बताया था मैंने, एक राजा है, मलिक कफूर ने किसको हराया था वहां पे जाकर, तो मलिक कफूर ने, याद है किसी को, एक यादव राजा, ठीक है, यादव देवगिरी के हैं रामचंद्र देव, सुना ना नाम ही पहले भी बताया, ठीक है, रामचंद्र देव ऑफ देवगिरी। देखिए ये जो देवगिरी है ये बार बार आएगा, फिर से आएगा, ये जब रोशा तुगलक पढ़ेंगे, मोहम्मद तुगलक वंश में भी आएगा। तो देवगिरी एक बात ध्यान रखना, ये देवगिरी है ये साउथ की जगह है, ठीक है, साउथ मतलब डेक्कन का एरिया महाराष्ट्र में। और रामचंद्र देव वहां के देवगिरी के राजा थे जिनका वंश का नाम था यादव, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया। तो यादव किंग रामचंद्र को इसने हराया था साउथ में जाकर मलिक कफूर। और मलिक कफूर कौन था? ट्रस्टेड जनरल, बहुत ही भरोसेमंद सेनापति था, बहुत ही भरोसेमंद जो कि गुजरात में के दौरान उसको मिला। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इसके अलावा जो साउथ का एक और वंश पढ़ेंगे आपको, काकातिया, ठीक है, काकातिया, काकातिया डायनेस्टी, काकातिया राजा, इसका नाम है प्रताप रुद्रदेव, रुद्रदेव। अब देखिए एक और वंश पढ़ा होगा आपने साउथ में, होयसाल, ये बताया मैं, ये भी एक होयसाल की द्वार समुद्रम। अब देखिए ये जो नाम है द्वार समुद्रम, ये वंश का नाम, ये हेडक्वार्टर है इस तरह से अगर हम बात करें होयसाल, ठीक है, इसका जो है ये मेन जगह थी इसमें, ठीक है, और इस राजा का जो नाम था वो था वीर भल्लाल, ये भी आपने सुना, ठीक है। तो इसके अलावा जो पांड्य राजा थे मदुरई के, उनको मतलब कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी जो है तमिलनाडु के एक्सट्रीम तक पहुंच गया, कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो पांड्य राजा काकातिया की होयसाल, होयसाल जो है ये जो है होयसाल है, ये आपके कौन से राजा है? कर्नाटक के, ये काकातिया आपके तेलंगाना आंध्र प्रदेश के, ठीक है, रामचंद्र देव महाराष्ट्र के। ये जितने भी एरिया नाम बता रहे हैं पांड्य है तमिलनाडु, ये सारे हमारे साउथ रीजन का मतलब साउथ के राजा, साउथ की स्टेट से, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक एग्रेसिव पॉलिसी को अपनाया बहुत ही, और उसने साउथ तक जो है वो अपने वर्चस्व को कायम स्थापित किया। अब कि ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव था हर चीज को। अब देखिए नॉर्थ में अगर हम बात करें चित्तौड़, जो पद्मावत वाली जो कहानी है, ठीक है, वो चित्तौड़ के राजा, ठीक है, राजा रतन सिंह, ठीक है, वो चित्तौड़ का एरिया, चित्तौड़ है, फिर आप रणथंभौर, मालवा, ये तो नॉर्थ के हैं छोटे छोटे एरिया, बट जो साउथ के हैं इनके ऊपर भी उन्होंने जो प्राप्त किया। तो कहा जाता है कि ये रामेश्वरम तक, ठीक है, पहुंच गए थे, और रामेश्वरम में उन्होंने एक मस्जिद भी बनाई थी। तो ये रीच रामेश्वरम, पता है आपको कितनी
इम्पोर्टेंस है इस प्लेस की, ठीक है, रामेश्वरम की, ये ध्यान रखना। रामेश्वरम जो है ये तमिलनाडु का एक अंतिम गांव माना जाता है, रामेश्वरम, और यहाँ पे इसने मोस्ट मस्जिद भी कंस्ट्रक्ट करवाई, क्वेश्चन आ सकता है कि साउथ में कहाँ जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद बनवाई थी, रामेश्वरम। रामेश्वरम सुना होगा आपने, ये तमिलनाडु का एक बहुत ही एक्सट्रीम समुद्र के साथ लगता एक जगह है, ठीक है। तो अलाउद्दीन ने अपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को मजबूत किया, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट में जो फ्रंटियर मजबूत किया, नॉर्थ वेस्ट का एरिया, नॉर्थ वेस्ट का मतलब राजस्थान, है ना, पंजाब, गुजरात, ये वाला जो एरिया है, इसको स्ट्रेंथन किया। और वो किसकी सहायता से किया, उसका भी एक ट्रस्टेड जनरल था उसका, गाजी मलिक। साउथ की ओर इसने ज्यादा ट्रस्ट किया था मलिक कफूर के ऊपर, और नॉर्थ वेस्ट के एरियाज को जो है वो उसके ट्रस्टेड जनरल गाजी मलिक ने कैप्चर करवाया। तो ये इसका थोड़ा सा दो ट्रस्टेड जनरल है, बट मेन जो है मलिक कफूर ही है ना। बट जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया था वो उसके लिए काम किया था गाजी मलिक ने। अब मेन चीज आती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या है अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है, और रेवेन्यू रिफॉर्म्स क्या है अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो पहले देखेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। प्रशासनिक सुधार क्या किए थे, ठीक है, प्रशासन में कुछ चेंजेस किए थे, सुधार किए थे, बदलाव किए थे, वो क्या थे। देखिए, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान जिसने परमानेंट आर्मी को रखा और उनको सैलरी इन कैश, ठीक है, हैंड में, इन हैंड कैश देता था, ठीक है। तो पहला तो पॉइंट ये आता कि ये पहला सुल्तान है, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू हैव परमानेंट आर्मी, परमानेंट आर्मी रखने वाला था, ठीक है। और ये सोल्जर्स को, he paid soldiers in cash, कैश में सैलरी दे। और देखिए ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, परमानेंट आर्मी या सो इन कैश सोल्जर्स को सैलरी देने वाला, है ना, पे करने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। और ये क्यों किया था इसने, ये इसको पता था कि अगर कहीं पे भी किसी ने राज करना है तो आपको जो हमारी आर्मी होती है, जो हमारे नॉबल्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ये चतुर होने चाहिए, तभी हम काम कर सकते हैं। तो इनके ऊपर इसने बहुत काम किया था। अब देखिए, प्रॉब्लम से बचने के लिए, ठीक है, अगर समस्याएं ना आए सिस्टम में, इससे बचने के लिए इसने नॉबल्स को बहुत ज्यादा, ठीक है, चतुराई के साथ, मतलब उनकी जो स्किल्स है, देखिए चतुरता बहुत होती है ऑफिसर्स में, नॉबल चलता है। तो उस सिस्टम में अलाउद्दीन ने 4 इम्पोर्टेंट जो है वो ऑर्डिनेंस किए थे। ऑर्डिनेंस का मतलब है कि कोई उसने 4 एक कानून बना दिए थे, ठीक है। और वो कानून ऐसे थे कि वो कभी भी उनको, अगर मतलब जैसे अलाउद्दीन खिलजी को उसके खिलाफ जो है वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब बोलने का ये है कि इसने दोनों ही चीजों के लिए सुधार करना शुरू कर दिया। तो मिलिट्री को भी स्ट्रॉन्ग कर दिया, ठीक है, उनको भी खुश रखा, और जो नॉबल्स थे उनकी भी कहीं ना कहीं सुधार करने की कोशिश की थी। 4 उसने रिफॉर्म्स कर दिए थे, ठीक है। अब रिफॉर्म्स वगैरह क्या है, तो उसने स्पाई सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया, है ना। उनके जो खुद के नॉबल्स थे उनको, उनकी खबरें जो है उसके पास पहुंची थी।
अब वो कौन से जासूस थे, कौन थे, ये किसी को पता नहीं, ठीक है। देखिए जासूसी सिस्टम तो बलबन ने भी शुरू किया था, बट उस सिस्टम को भी रीऑर्गेनाइज कर दिया। एक तो ये चीज है, इन्होंने नॉबल्स के ऊपर भी काम किया, नॉबल्स रिफॉर्म किए, ठीक है। और तीसरी बात है कि इन्होंने रीऑर्गेनाइज कर दिया इस सिस्टम को, रीऑर्गेनाइज द एग्जिस्टिंग स्पाई सिस्टम। जो स्पाई सिस्टम था बलबन का, ठीक है, उसको उन्होंने सपोर्ट तो किया, बट उसको भी रीऑर्गेनाइज कर दिया, उसको भी ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये बलबन से कहीं ऊपर जो है इस चीज को करने लगा, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि इन्होंने भी, ठीक है, वाइन और इंटॉक्सिकेंट्स, जैसे बलबन ने भी किया था ये बात, प्रोहिबिट कर दिया। हालांकि इसको पता है कि ये जो चीज है, इनका जो यूज है वो गलत होगा, अपने आप तो करता था वैसे ये, बट इसने बड़े लेवल पे जो है वो ये चीजें खत्म कर दी। प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ वाइन एंड अदर इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स, ठीक है, जो भी। बाकी देखिए एक और इसने चीज की थी, जिसे मैंने आपको बताया, जो हमारे नॉबल्स हैं, ठीक है, इनको जो है इन्होंने ये बोला कि ये सोशल गैदरिंग जो है वो नहीं करेंगे, सोशल गैदरिंग नहीं करेंगे, एंड दे शुड इंटरमैरी, ठीक है। ये सोशल गैदरिंग नहीं करेंगे, और इंटर मैरिज जो है आपस में जो है वो शादी जो है वो इसकी बिना परमिशन के नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था इसकी, ठीक है। इसने क्या रिफॉर्म किया था वो भी आपने याद रखना है कि जो नॉबल्स हैं इसके, ठीक है, दे शुड नॉट हैव सोशल गैदरिंग, ये जो है वो सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते बिना मेरी परमिशन के। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी सोशल गैदरिंग करेंगे तो ये तो कल को इसी को चैलेंज कर देंगे, ठीक है, कल को तो यही लीडर बन जाएंगे। इसलिए सोशल गैदरिंग, लोगों के साथ जो आपको कनेक्ट नहीं होना है, लोगों के साथ मैं कनेक्ट होऊंगा, और अगर मेरी परमिशन होगी तभी आप सोशल गैदरिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड दे शुड नॉट इंटरमैरी विदाउट परमिशन, उनको जो है वो ना तो इंटरमैरिज करनी, आपस में शादियां वगैरह जो होती हैं, अपने रिश्तेदारी नहीं बढ़ानी है, और ना ही सोशल गैदरिंग करनी विदाउट हिज परमिशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दाग और चेहरा एक सिस्टम है जो उसने चलाया था। देखिए दाग का मतलब है, ये एक तरह से हॉर्सेस की ब्रांडिंग, ठीक है। दाग जो है दाग, देखिए दाग क्या होता है, एक धब्बा, ठीक है, एक दाग धब्बे, मतलब एक तरह से। तो दाग सिस्टम जो है वो है ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है ये भी, ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस। देखिए आर्मी कैसे स्ट्रांग होगी, आर्मी कैसे लड़ेगी, घोड़ों पर घोड़े स्ट्रांग नहीं होगे तो आर्मी स्ट्रांग नहीं होगी, इसका ये मानना था। तो इसलिए इसने घोड़ों के लिए ब्रांडिंग की थी, और इसको पता लग जाता था। देखिए इसने इस तरह की ब्रांडिंग रखी थी, दाग सिस्टम रखा था कि दूर से ही अपने मतलब जो घोड़े हैं वो पहचान लेता था कि ये घोड़ा किसका है और ये घोड़ा मेरा है, ठीक है, ये किस, उसके लिए उसने ब्रांडिंग की थी, पहचानने की थी, ताकि उनको रिकॉग्नाइज कर पाए, एकदम से पहचान पाए। तो दाग जो है वो ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस है फॉर रिकॉग्निशन, ठीक है। और उनको बहुत ज्यादा तवज्जो देता था घोड़ों को, क्यों? क्योंकि इसी के बल पे वो जीतना है उसको। और एक है चेहरा, तो दाग और चेहरा पृथक से इंट्रोड्यूस की थी। अब चेहरा का मतलब क्या होता है कि चेहरा मतलब तो उसका फेस, ठीक है, किसी का भी फेस। तो जो कोई भी सोल्जर है उसके दरबार में, मतलब उसके समय का उसका कोई भी सोल्जर है, उसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मतलब हर एक
बंदे का एक चेहरे की फॉर्म में उसके पास पूरी डिस्क्रिप्शन होती थी इंटरनल कि किस तरह का बंदा है, उसकी पूरी डिटेल उसके पास होती थी। जैसे देखिए बहुत सारे आर्मी के लोग होते हैं उसमें, अगर बहुत से राजा तो एक पैम्पलेट रखते हैं कि ये मेरा आदमी है, अच्छा इसका ये काम है, ये करता है, मगर इसके ये करता था, ठीक है। तो चेहरा जो है ये क्या है, तो डिटेल्ड इंस्क्रिप्शन बोले या डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी सोल्जर, ठीक है, ईच एंड एवरी सोल्जर, हर एक सोल्जर की डिटेल डिस्क्रिप्शंस भी रखता था ये अपने पास, और ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस, तो ये दाग एंड चेहरा था। देखो आर्मी को मजबूत करने के लिए इसने की, ठीक है, परमानेंट आर्मी भी रखी, दाग चेहरा प्रथा भी चलाई, सोल्जर्स को इन कैश सैलरी भी दी हैंड में, ठीक है, और जो हाँ एक बात और थी इनकी, जो वाइन वगैरह ये तो की खत्म, बट एक बात और भी है इनकी कि जो रिलीजन है उसको भी बहुत तीव्रता के साथ इन्होंने स्प्रेड आउट करना शुरू कर दिया था, ठीक है, मतलब कट्टर भी थे ये मुस्लिम कट्टर, ठीक है, कट्टर के साथ इन्होंने उस रिलीजियस बोल सकते हैं कि उनकी भी कहीं ना कहीं उसके लिए डेडिकेशन थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिवेन्यू रिफॉर्म्स। तो रिवेन्यू रिफॉर्म्स वो भी काफी जाने जाते हैं इसके टाइम पे। रिवेन्यू रिफॉर्म्स का मतलब राजस्व सुधार, ठीक है। अब देखिए कभी भी कोई सिस्टम अगर इकोनॉमी की बात करें तो वो रिवेन्यू के ऊपर डिपेंड करती है कि रिवेन्यू को कैसे इम्प्रूव किया जाए, है ना, कैसे जो है सुधारा जाए, किस तरह से हमारी इनकम बढ़े, ठीक है, इकोनॉमी सुधरे। तो इसने जो है वो कल्टीवेबल लैंड जहाँ पे फसलें होती हैं, ठीक है, उसके लिए जो है उसकी लैंड रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए इसने उस लैंड को मेजर करवाया, और मेजर करने के लिए इसने एक यूनिट रखी, दैट इज विश्वा, और ये आपको पता होगा कि आज भी यूज होती है विश्वा। तो विश्वा जो है डिक्लेयर करती गई स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। ये ध्यान रखना कि सबसे बड़ी जो रेवेन्यू रिफॉर्म्स की सक्सेस थी इसकी, वो मेजरमेंट ऑफ लैंड थी, ठीक है। सो इट इज द यूनिट ऑफ, ये पता ही आपको, मेजरमेंट ऑफ स्पेशली कल्टीवेबल लैंड। और इसने एक चीज और की, एंड फिक्स्ड द लैंड रेवेन्यू। देखिए लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया, और कल्टीवेबल जो लैंड थी उसकी मेजरमेंट के लिए एक यूनिट जारी करती विश्वा, और ये विश्वा यूनिट बहुत फेमस हुई बाद में, ठीक है। तो ये विश्वा की जो टर्म है, विश्वा टर्म जो है यही पे देखने को मिली, फाइन हुई, ठीक है। तो एक तो ये इसने डेवलपमेंट की, दूसरी ये कि जो लैंड रेवेन्यू है वो हाफ ऑफ द प्रोड्यूस जो है वो राजा के पास जाएगा, वो स्टेट डिमांड करेगी, वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। तो ही डिमांडेड, ही वैसे तो यूजुअली चौथा हिस्सा होता है बट इसने हाफ किया, ठीक है, ही डिमांडेड हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। देखिए कोई भी किसान अपनी खेती करेगा तो उसका हाफ तो राजा ले लेगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो ही डिमांडेड हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, ये सीधा किसके पास जाएगा, राजा के पास, मतलब सुल्तान के पास। और इसने इसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया था, ठीक है, दैट इज मुस्तक राज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मुस्तक राज। ये कौन है मुस्तक राज? तो मुस्तक राज कोई नाम नहीं है वैसे किसी का, मुस्तक राज इज अ पोस्ट नेम, ठीक है। स्पेशल ऑफिसर जो है वो इसने अपॉइंट किया था,
स्पेशल ऑफिसर, ये पोजीशन का नाम है, स्पेशल ऑफिसर। फॉरवर्ड किसके लिए ये मुश्तक राज अपॉइंट किया था? तो ये जो पोस्ट है स्पेशल ऑफिसर की, जिसको मुश्तक राज कहा गया, फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू, इसका काम ही ये था कि आपने रिवेन्यू कलेक्ट करना है, ठीक है। पर्पस क्या था इसका? फॉर द पर्पस ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन। तो जो भी इसने काम किया ऊपर जो मैंने बताया कि हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है, तो इसके लिए एक बंदा रख दिया है जिसका नाम है मुश्तक राज। तो मुश्तक राज का काम ही होता था रिवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके जो प्रशासन है उसमें रिवेन्यू कलेक्ट करना इसका काम होता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो है वो आता है कि मुश्तक राज है वो क्या है, या किसने अपॉइंट किया था, क्या इसका पर्पस था। स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी फॉर द पर्पस ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन। प्रोड्यूस के ऊपर भी आपने ध्यान रखना है। और ये विश्वा तो है वो तो विश्वा और बीघा, ठीक है। विश्वा तो एक्सटेंडेड यूनिट है ही है। विश्वा बड़ा होता है कि बीघा बड़ा होता है? बीघा बड़ा होता है। तो अब देखिए विश्वा बीघा, ये जो कल्टीवेबल लैंड की जो मेजरमेंट है, इसकी जो एक शॉर्ट यूनिट है विश्वा, वो इसने इंट्रोड्यूस की। बीघा भी इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। ये सारे काम अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुए, मुश्तक राज रिवेन्यू कलेक्शन के लिए। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत से फोर्ट भी बनाए, ठीक है, जिसमें से मैंने एक बताया था आपको अलाई दरवाजा, ठीक है। तो अलाई दरवाजा जो है वो एंट्रेंस गेट है कुतुब मीनार का, और एक अलाई फोर्ट के नाम से भी बनाया था। तो अलाई से आपको पता लग जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। इसके अलावा इसने एक पिलर ऑफ प्लेस ऑफ 1000 पिलर्स, ठीक है, 1000 सितून, ठीक है, ये बनवाया था। अब ये क्वेश्चन जो है वो अगर आए तो इस तरह से आता है, इस तरह से आता है क्वेश्चन। तो इसने जो है वो पैलेस बनाया था, ठीक है, एक महल बनाया था, इसको कहते हैं पैलेस ऑफ 1000 पिलर। वेरी वेरी, जिसमें हजारों पिलर, ठीक है, पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स, और उसको नाम दिया 1000, 1000 मतलब 1000, ठीक है, और पिलर्स मतलब सितून, ये फारसी भाषा में 1000 सितून। तो कल को क्वेश्चन आए कि 1000 सितून क्या है, ठीक है। तो ये पैलेस है, महल है, ठीक है, जिसमें हजारों पिलर है, 1000 पिलर है, और ये किसने बनवाया था? दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। इसके अलावा इसने हौज खास, ये एक महल है, हौज खास, ये भी बनवाया था, हौज खास, ये आप नेट में देख सकते हैं। इसके अलावा इसने एक मस्जिद बनाई थी, जमायत खाना। जमायत खाना क्या है? मॉस्क है, मस्जिद है। और आपको ये तो मैंने बताया ही है कि इसने टाइटल क्या लिया था? सिकंदर साहनी, मतलब सिकंदर मानता था अपने आप को, ठीक है। तो ही ऑल्सो होल्ड द टाइटल ऑफ सिकंदर साहनी। अभी कल को क्वेश्चन आए जमायत खाना क्या है, ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली पता होना चाहिए जमायत खाना ना तो पैलेस है ना तो किला है, ये एक मॉस्क है जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई, ठीक है। वो खास और ये 1000 ये पैलेस है, ठीक है, जो बनाए इसके नाम से जाना जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस भी है, ठीक है। और ये पहला टर्की सुल्तान है, पहला जो है टर्की सुल्तान था जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट किया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट टर्की सुल्तान। पहले ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक है। पहला टर्की सुल्तान था वो सेपरेटेड, जिसने इसको सेपरेट किया, इस चीज को, रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। इसका मानना था कि जो पॉलिटिक्स है उसका अलग काम है, उसका अलग मकसद है, और धर्म अपनी जगह, ठीक है। अगर आप इसको हम मिक्स करेंगे, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ पॉलिटिक्स हम रिलीजन को यूज करेंगे तो गलत हो, ठीक है। तो ये चीजें अलग इसने क्लियर कर दी थी। बाद में अकबर भी इस चीज को मानेगा, बहुत सारे राजा हैं बीच बीच में जो इसके ऊपर कोशिश करते हैं, बट पॉलिटिक्स चलती नहीं है धर्म के बिना। ये बट इन्होंने बोला था, ये टर्की सुल्तान फर्स्ट थे जिन्होंने सेपरेट करने की बात की इसको, ठीक है, रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। एंड इसने एक और बात की थी, ठीक है, जो वैसे बलबन ने भी कहा था, बट बलबन ने इसको इतना लागू नहीं किया था, ये आपको मिलेगी। औरंगजेब ने इसको बहुत अच्छे से लागू किया था बाद में। तो किंगशिप नोज नो किंगशिप, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किंगशिप नोज नो किंगशिप। देखिए, किंगशिप होता है, इन होते हैं हमारा फैमिली मेंबर होते हैं जिनके साथ खून के रिलेशन होता है, ठीक है। जो खून के रिलेशन होते हैं डायरेक्टली, जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, उसको किंगशिप कहा जाता है, ठीक है। तो किंगशिप, अब देखो राजा बनना है तो राजा का धर्म सर्वोपरि, इन्होंने ये बात कही थी। तो दोनों तरीकों से ये फिट बैठती है। देखिए, राजा बनने के लिए किसी भी चीज को मतलब ये कंप्रोमाइज कर सकता था, चाहे वो अपना बच्चा ही क्यों ना हो, अपने माँ बाप ही क्यों ना हो, अपने रिश्तेदार ही क्यों, ठीक है, उनको साइड कर सकता था ये किंगशिप के लिए, ठीक है। और मतलब यही है कि किंगशिप नहीं, किंगशिप जो है वो किंगशिप को नहीं जानती, ठीक है। उसमें नहीं देखा जाता कि ये कौन है, ये कौन है, ये मेरा करीबी है, ये है। उसमें फैमिली मेंबर्स को भी अगर हटाना पड़े, मारना पड़े, तो वो करना पड़ेगा, वो करना चाहिए। किंगशिप, किंगशिप नोज नो किंगशिप, ये इन्होंने कहा, ठीक है। इसने इसको लागू किया एक तरह से, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसने इसका सबसे पहले दे दिया, ठीक है, एविडेंस, जब इसने चाचा को अपने ससुर को मारा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज। तो जो कटर थे, जिसमें आपके बलबन हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, और बाद में आपका एक मुगलों में औरंगजेब आएगा। औरंगजेब के ऊपर कंट्रोवर्सी भी चली हुई आजकल करंट में बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये आपने देखा। अच्छा, ये जो कंट्रोवर्सी चली हुई है वो तो चलो ठीक है, मैं शाम को कर लूंगा डिस्कस, में तो याद नहीं रही थी कल में। बट आरएसएस के जो है वो 100 साल हो रहे हैं, 1 साल, ठीक है। तो आरएसएस बहुत न्यूज में चला हुआ आजकल, 100 साल हो गए, ठीक है। तो 1925 में इसकी स्थापना हुई थी नागपुर, इसका हेडक्वार्टर वगैरह, इसके बारे में शाम को हम बात कर लेंगे। नेक्स्ट है, इसने बहुत सारे जो, हाँ, एक बात और आती है इसकी, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, इसके बारे में हम अलग से जानेंगे, बट ये बलबन के समय में भी देखने को मिला और अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी देखा। अब जैसे इस तरह के जो लीडर होते थे, इनको ये स्पेशली बहुत अच्छे लगते थे फॉर म्यूजिक, ठीक है। बहुत कविताएं, बहुत म्यूजिक, गाने वगैरह, राग वगैरह सुनता था इससे ही। अमीर खुसरो को जो स्पेशल फेवर्स इनके टाइम पे भी देखने को मिले। बहुत सारे और भी थे, ठीक है, जिसमें से एक और फेमस है मीर हसन दहलवी, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा कोर्ट पोइट था इनके टाइम पे, मीर हसन दहलवी। तो ये भी कोर्ट पोइट है, मतलब देखिए ये लिटरेचर
लिटरेचर का, कविताओं का और गाने बजाने का, म्यूजिक का काम, ये सब इसके लिए जाने जाते हैं। अमीर खुसरो और दोनों मीर हसन देवी। अमीर खुसरो का तो अपने रोल है, ठीक है, इसके बारे में अलग से हम देखेंगे। बट जो मार्केट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो भी किए थे इसमें, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी लंबा चौड़ा है इसका टॉपिक। अब देखिए अलाउद्दीन ने जो है वो मार्केट को कैसे कंट्रोल किया। देखिए ये भी कहा जाता है कि इन्होंने जो है वो दिल्ली में मार्केट वगैरह स्थापित की थी, ठीक है। जो दुकानें वगैरह, ये जो चीजें खरीदना बेचना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, ये सारा इंट्रोड्यूस इसने किया था। अलाउद्दीन ने मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश भी की थी और रेगुलेशंस भी बनाई थी इसके लिए, ठीक है। तो कुछ मार्केट रिफॉर्म्स भी हैं इसके, और मार्केट रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा और पहला रिफॉर्म आता है कि इसने, जैसे आपको पता होगा, देखिए आप सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी की दुकान में क्या होता है कि नॉर्मली किसी जगह कम रेट होते हैं, किसी जगह दूसरी दुकान में जाएंगे कहीं आगे तो ज्यादा रेट। तो जो फ्लक्चुएशन होती है, ठीक है, रेट्स में, दर में, वो इसने खत्म की। इसने बोला कि फिक्स होना चाहिए। मेरे समय के काल पे जो भी कमोडिटीज, जो भी चीजें बेची जाएंगी तो वो लोगों को जो है वो फिक्स दर पे मिलनी चाहिए, ठीक है। तो एक इसने क्या किया, फिक्स्ड कॉस्ट कर दी फॉर ऑल कमोडिटीज। जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी चीजें बिकेंगी उसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और इसने 3 मार्केट्स को सेट किया था, ठीक है, दिल्ली में 3 तरह की मार्केट्स को सेट किया था, ठीक है। और जो भी गुड्स सेल के लिए लाई जाती थी ओपन मार्केट में, उसको नाम दिया गया था सराय अदल, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि सराय अदल क्या है, ठीक है। सराय अदल जो है ये ऑल गुड्स और प्रोडक्ट्स, जितनी भी चीजें हैं फॉर सेल, सेल के लिए जो मार्केट में लाई जाती थी उसको सराय अदल करके जाना जाता है, ठीक है। ऑल गुड्स फॉर सेल जो कि ओपन मार्केट में बेचने के लिए लाई जाती थी, इन ओपन मार्केट। जैसे आपको पता है सेल लगती है ओपन मार्केट, उस तरह से वो जो चीजें हैं, जो जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, उनको टाइटल दिया था सराय अदल। तो आपको क्वेश्चन आए कि सराय अदल क्या था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये वस्तुएं हैं, ये चीजें हैं, प्रोडक्ट है जो ओपन मार्केट में बेचने के लिए लाई जाती थी, ठीक है। और 3 तरह की मार्केट्स इसने दिल्ली में स्टैब्लिश की थी। इसके अलावा जो मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसके लिए एक मिनिस्टर भी इसने अपॉइंट किया, ठीक है। तो मार्केट भी इसने कंट्रोल करने की कोशिश की थी। इसने एक मिनिस्टर को अपॉइंट किया और उस मिनिस्टर की पोस्ट का नाम रखा दीवाने रियासत, दीवाने रियासत, ठीक है। देखिए दीवाने अर्ज और दीवाने वजारत ये क्या है और किसने रखे थे ये नाम, याद है इसे? दीवाने अर्ज और दीवाने वजारत, अभी ये आ गई दीवाने रियासत, ठीक है। तो दीवाने रियासत जो है एक मिनिस्टर है, ठीक है, एक पोजीशन है। और ये क्यों रखा गया था, क्यों अपॉइंट किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, मार्केट कंट्रोल के लिए। इसका मेन काम क्या है, मार्केट को कंट्रोल डिपार्टमेंट, ऐसा विभाग जो बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाएगा, ठीक है। तो मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट का मिनिस्टर कौन है, कौन था, मिनिस्टर दीवाने रियासत, ठीक है। इसका टाइटल है मिनिस्टर का, और ये एस्टेब्लिश किया और इस पर्पस मार्केट और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। ये दीवाने अर्ज क्या है और दीवाने वजारत, ये बलबन ने किए थे ना लागू, क्योंकि उसने जो है वो
रिवेन्यू और मिलिट्री डिपार्टमेंट अलग अलग कर दिए थे, तो जिसमें मिलिट्री डिपार्टमेंट को नाम दिया दीवाने अर्ज और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नाम दिया दीवाने वजारत। ठीक है, तो दीवाने अर्ज दीवाने वजारत कौन कौन से डिपार्टमेंट है, इसने देखा था ये काम। ठीक है, तो बलबन का काम है ये। इसके साथ आप इसको मिक्स मत करते हैं, ठीक है, क्योंकि दीवाने रियासत यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है और बाद में भी आएंगे ऐसे नाम। ठीक है, तो कंफ्यूजन जरूर होगी। आगे आता है सक्सेसर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो अंत है वो पीड़ादायक होता है। ठीक है, अब पीड़ादायक क्यों होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो बहुत ही ट्रस्टेड जनरल था, जो अपने बेटे और वाइफ से सबसे ज्यादा उसके ऊपर भरोसा करता था, उसी ने उसको धोखा दिया। ठीक है, सो वैसे तो इसकी डेथ 1316 में हुई, बट मलिक कफूर जो था उसके मन में जो है वो ये आ गया था कि मैं जो है वही आगे का राजपाट इसका संभाल। क्यों? क्योंकि मलिक कफूर ने उसके बेटे को भी मार दिया था अलाउद्दीन खिलजी को, और वो खुद भी चाहता था कि मैं इसको मार दूं, मगर उसको उसने ऐसे नहीं मारा था, धीरे धीरे उसके खाने में, क्योंकि उससे उसकी बात मानता था, वो उसके खाने में जहर देता था और धीरे धीरे जो है वो बीमार पड़ता गया और वो बिस्तर पर होता गया। ठीक है, बट जो गाजी मलिक कफूर है, उसने ही कहा कहीं न कहीं उसको मार दिया था। ठीक है, धीरे धीरे जहर देकर के। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारे बेटे थे। ठीक है, तो मलिक कफूर जो है वो उसने सारा सिस्टम को सीज करना चाहा, बट ज्यादा टाइम तक वो नहीं रहा। ठीक है, अलाउद्दीन का जो एक बेटा था उस पे ऊपर वो गद्दी पे बैठा, बट वो चलने नहीं दिया आगे, क्योंकि वो तुगलक डायनेस्टी के लोगों ने उनको खत्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से 1316 से 1320 तक जो टाइम है वो चला तो सही, मगर कुछ खास नहीं, और 1320 में जो है वो तुगलक वंश की स्थापना हो जाएगी, तुगलक डायनेस्टी। और तुगलक डायनेस्टी की अपनी हिस्ट्री है बहुत लंबी चौड़ी। ठीक है, अब देखिए एक नाम जरूर आता है इसमें, नसीरुद्दीन शाह। ठीक है, 1320 में। इसको क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसने जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे मुबारक शाह को मार दिया था और बाद में ठीक है जो है वो इस एरिया को कैप्चर कर लिया था। इस तरह से खिलजी वंश का अंत हो गया था। ठीक है, पर ये जरूरी नहीं है आप इतना याद रखो कि ये मलिक कफूर का ही त्याग धरा था। ठीक है, मलिक कफूर ने ही ये काम किया था। इसके अलावा जो पद्मावत वाली कहानी है, ठीक है, पद्मावत एक किताब है जिसमें ये मिलता है हमें देखने को। जो आपकी मूवी बनी हुई है वो जो स्टोरी है चित्तौड़ के ऊपर, अलाउद्दीन खिलजी का रोल उसमें, पद्मावत का रोल, ये सारा एक किताब में देखने को मिलता है, और उस नाम का किताब का नाम है पद्मावत। ठीक है, और वो किसने लिखी है पता है किसी को? चलिए ठीक है, तो ये मेरे को आपने बताना है। ठीक है, कि पद्मावत जो किताब है, जो रचना है, वो किसने लिखी है? रानी पद्मावती के ऊपर है ये। ठीक है, तो उसमें आपका अलाउद्दीन खिलजी का भी रोल है। मलिक मोहम्मद जायसी। हाँ जी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसी की कहानी के ऊपर जो है, इसी की रचना के ऊपर जो है वो मूवी भी बनी थी और उसकी डिटेल जो चीजें बताई गई थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी पद्मावत। ठीक है, इसमें जो है वो इनका नाम है। वैसे ये जो पद्मावती की रानी थी राजा रतन सिंह की, ठीक है, मगर बाद में जब इसको हरा दिया था, राजा को मार दिया था, तो इसको जबरदस्ती जो है वो अपनी रानी बनाना चाहता था ये। आपको पता है इसके करेक्टर की बात मैंने बताई अभी, बट ये ऐसा नहीं करती, उससे पहले ही वो सेल्फ इमोलेशन मतलब अपने आप को महल में चला लेती है। ठीक है, रानी और उसकी जो वफादार और थी, तो इस तरह से जो है वो
पद्मावत ने विजय। चलो ये तो पता भी